कोणीय विस्थापन की पहले परिभाषा हम दिमाग में बैठाएंगे, जरूरत पड़ने पर अपने शब्दों को यूज करके लिखेंगे। जब उसका भाव मालूम हो जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, कोणीय विस्थापन क्या आपको बताना चाह रहा है, जब तुम अपने भाव को व्यक्त करते हो टीचर उसको देखता है। तो यहाँ पर कह रहा है कोणीय विस्थापन का मतलब जब कोई कण किसी वृत्त के परिधि पर गति कर रहा हो। तो ये एक वृत्त है और इसी पर कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो विस्थापन तभी पता चलेगा कोणीय विस्थापन जब वो वृत्त के परिधि पर गति कर रहा हो। तब किसी क्षण माने कोई टाइम त्रिज्य सदिश कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण से घूमता है उस कोण को उस क्षण आप कहेंगे उसका कोणीय विस्थापन होगा। तो हमने पहले देखा कि कण यहाँ था और चलने के बाद वो यहाँ पहुँच गया। अभी हमने मेजर कहाँ से करना शुरू किया, हमने मेजर करना यहाँ से नहीं शुरू किया, हमने मेजर करना यहाँ से शुरू किया। वो पहले से उतना चला था। जब वो पहले से इतना चला था तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ से अब वो चलना चालू कर तो वो पहुँच गया यहाँ तक का। तो टाइम उसका पहले जब हमने देखा कि चलना चालू किया यहाँ से तो उस समय कुछ टाइम रहा होगा, फिर जब वो यहाँ पहुँच गया था फिर उस समय कुछ टाइम रहा होगा। तो जो लास्ट वाली टाइम थी पहले वाली टाइम को अगर घटा दे तो उसके बीच की टाइम मालूम हो जाएगी। समझ में आया? तो अब ये हमारा डेल्टा टी मालूम हो जाएगा। जैसे T2 में से अगर T1 को घटा देंगे तो ये क्या मालूम हो जाएगा, डेल्टा टी मालूम हो जाएगा, कितना टाइम उसमें लगा। लेकिन यहाँ से देखिए कोण जो पहले वो घूमा था कितना घूमा था, θ1, ये वाला θ1 है, ठीक। और अब वो यहाँ से चला यहाँ पहुँचा। तो यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोण देखो घूम गया θ2। तो बड़ा है θ2 और छोटा है θ1। तो चला कितना, वो ये बीच वाला चला ना, तो ये डेल्टा थीटा। तो कैसे निकलेगा, θ2 में से θ1 निकाल देंगे तो मिल जाएगा क्या, डेल्टा थीटा। और यही डेल्टा थीटा क्या है, विस्थापन है। डेल्टा थीटा क्या है, विस्थापन है। अब पता चला कि हम सूत्र कैसे जानेंगे कि डेल्टा थीटा माने ये कोण। तो कोण कैसे पता चलेगा कि कोण का सूत्र क्या है। कोण का सूत्र है चाप बटे में त्रिज्या, चाप बटे में त्रिज्या। बात समझ में आई? तो ये वृत्त की कहीं ना कहीं त्रिज्या होगी, उसको बोलेंगे r। और चाप क्या होता है, इसके ऊपर जो ऐसे कटिंग होता है वो चाप। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये वाला क्या होगा, डेल्टा यस, वो क्या हो गया, चाप। तो हमने थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये सूत्र। समझ में आया? अगर हम यहाँ पर डेल्टा थीटा कैसे मालूम किए हैं, कोण को डिफरेंस निकाल करके डेल्टा थीटा मालूम किए। क्लियर हुआ? तो ये चीज हमारी समझ में आ गई है। अब बात आई कि कोणीय विस्थापन के बाद अब हमारा कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का मतलब एक तो यहाँ से वेग देखिए, एक यहाँ से वेग कण का, ये कण यहाँ है, इस पे स्पर्श खींचते हुए खींच दो, वृत्त पर स्पर्श खींचते हुए इसे खींच दो कि इसका वेग बताएगा। तो ये रेखीय वेग होगा। कौन सा वेग होगा, रेखीय वेग होगा। लेकिन हमको क्या कह रहा है, वो कोणीय वेग। तो कोणीय वेग यहाँ पर वो बनेगा। समझ में आया? कोणीय वेग यहाँ पर बनेगा। तो जब यहाँ से वो चलना चालू किया और फिर वहीं पर आया तो एक चक्कर पूरा किया, कोण कितना बना, 2 पाई बना। एक देखो ये ऊपर अगर चला आधा चला और फिर आधा चला तो पूरा हो गया। तो आधा जब चलता आधे का भी आधा कर दोगे तो ये कितना बन गया, 90। और ये कितना बन गया, 90, फिर ये 90, फिर ये 90। तो 9 चौक 36, 300, ये हो गया 180। इसको बोलते हैं पाई। तो ये हो 180, तो ये भी पाई। तो टोटल कितना, 2 पाई। 180 को बोलते हैं पाई, तो 2 पाई टोटल चला। तो जब टोटल वो चला 2 पाई, तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2 पाई उसने दूरी चला। 2 पाई उसने क्या किया, दूरी चला। तो 2 पाई उसने जो विस्थापन होगा वो कोणीय विस्थापन होगा। विस्थापन जो हो रहा था इसे कोण हो रहा था ना, और कोण को हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। और ये तो कोणीय विस्थापन होगा 2 पाई का। तो एक चक्कर चलने में टाइम भी कुछ लगा होगा। उस टाइम को अगर हम कैपिटल टी कहते हैं, एक चक्कर चलने का जो समय होता है किसी चीज का, वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर चलने में जो समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। समझ में आया? तो अब यहाँ पर कोणीय वेग, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर कोण बना रहा है, कोणीय विस्थापन। वेग में क्या होता है, विस्थापन बटा समय।
तो यहाँ तो कोण बन रहा है ना, कोणीय विस्थापन, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन हो जाएगा। अब बटे में समय क्या हो जाएगा, आवर्त काल। तो ओमेगा बराबर क्या हम लिख सकते हो, ओमेगा बराबर कुछ लिख सकते हो, ओमेगा बराबर हम यहाँ और लिख दे रहे हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो। समझ में आया। और ओमेगा बराबर एक 9 में पढ़े होंगे आवर्त काल और आवृत्ति में संबंध 1/t बराबर n। तो देखो बटे में t है ना, इसको हम अगर ऐसे लिख दें 2 पाई गुणे 1/t, तो 2 पाई गुणे t पर यही तो है। और 1/t को क्या लिख सकते हैं n। तो एक चीज और हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई n। एक सूत्र ये भी जब आवृत्ति की बात करेगा तो ये वाला सूत्र लिखेंगे, जब आवर्तकाल की बात करेगा तो ये सूत्र लिखेंगे, और अगर कोण की बात करेगा, कोणीय विस्थापन की बात करेगा, टाइम की बात करेगा तो ये लिखेंगे। समझ में आ गया है। तो ये जो होता है डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी जहां भी रहेगा उस कोणीय वेग के ऊपर एक पाई पार देंगे, ये शब्द कहलाता है औसत। तो ये औसत कोणीय वेग है, और जब जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये बहुत छोटे समय के लिए ये निकाला जाता है। तो आप ये औसत में होगा, इंस्टेंटेनियस में होगा, ये इसको एवरेज में कहेंगे, इंस्टेंटेनियस में कहेंगे। तो ये कोणीय वेग समझ गए, समझ गए कोणीय वेग। अब कह रहा है रेखीय वेग, रेखीय वेग कहीं पर रहेगा उसे आसपास खींच दोगे उसका वेग भी निकल जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में ही रहेगा। क्लियर हुआ, ये मीटर पर सेकंड में रहेगा। तो ये मीटर कहाँ से आएगा, इसकी परिधि, इसके परिधि। तो परिधि कैसे पता चलेगा, अगर ये वृत्त r मीटर त्रिज्या की है, ये वृत्त r मीटर त्रिज्या की है, तो ये यहाँ से कण चलता हुआ फिर वहीं पर आया, तो कितना दूरी तय किया, दूरी तय करेगा 2 पाई r। इसको तोड़ दो और फैला दो, जितना उसकी लंबाई होगी राउंड वाले की तो वो उसकी दूरी हो जाएगी, और वो दूरी माने क्या हो जाएगा, परिधि। क्या हो जाएगा, परिधि। गोल में ऐसे हो जाएगा तो परिधि। समझ में आया। तो अब बताओ दूरी मालूम हो गया, और एक चक्कर चलने में कितना टाइम लगेगा, आवर्तकाल। तो अब 4 बराबर क्या होगा, 4 बराबर होगा दूरी बटे में समय। तो यहाँ से 4 को 20 से कहें तो दूरी को 2 पाई r कहें तो बटे में t कहें। क्लियर हुआ। तो रेखीय वेग का एक सूत्र ये भी हो गया 2 पाई r बाई t। तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि कितना विस्थापन हो रहा है, वो दूरी बटे में समय, औसत कोणीय वेग, इस औसत रेखीय वेग इसको बोलते हैं। इसको dt, इसको इंस्टेंटेनियस रेखीय में उसका फॉर्म होता है, ये एवरेज फॉर्म में है, ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म में। क्लियर। अब इसका एक सूत्र और लिख सकते हैं हम, क्या सूत्र लिख सकते हैं, b बराबर क्या होता है 2 पाई r बाई में t। समझ में आया। अब बताइए अगर हमें t को हटाना है तो n वाला फॉर्म ले आएंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r। देखो एक फार्मूला ये भी हो गया, एक फार्मूला, इतना फार्मूला अगर आप पढ़े रहेंगे तो न्यूमेरिकल अपने आप लगा दे रहेंगे। तो रेखीय वेग कैसे निकले, रेखीय गति में, मतलब अगर कोई सीधे चल रहा है तो भी रेखीय गति में किसी कण के रेखीय विस्थापन, यहाँ से कितना चला, विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर, परिवर्तन दर का मतलब उसमें टाइम से भाग, कहीं भी दर शब्द आएगा तो टाइम से भाग, तो समय से उसमें भाग कर दोगे तो डेल्टा एस में टाइम से भाग कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रेखीय वेग बन जाएगा। ये हो गया वेग चाल बराबर दूरी बटा समय, या वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्लियर हो गया। इसका मात्रक क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड पर। नोट कर लो, वो नोट किए थे पहले वाला नोट किए थे, पहले वाला नोट नहीं किए थे, बुक में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। समझ में आ गया तो आराम से लिख सकते हैं, नहीं मिलता वीडियो से देखिए। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, इसको हम कैसे कहेंगे, वृत्तीय, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का, किसी कण पर, किसी कण पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा, दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है।
इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा F बराबर mv² अपॉन में r, mv² अपॉन में r। तो ये कण का द्रव्यमान, ये त्रिज्या और ये वेग, mv² अपॉन r। लेकिन अगर वो रेखी वेग ना दे करके यहाँ वाला जो कोणीय वेग बन रहा था वो दे दे, तो किस वेग के पदों में है? रेखी वेग के पदों में है। इसमें यहाँ लिखते चलिएगा रेखी वेग के पदों में। जब क्वेश्चन में रेखी वेग को किया जाएगा तब अभिकेंद्र बल इससे निकालना, रेखी वेग के पदों में। अब यहाँ से हम बदल दें, b को बदल दें, चूंकि b बराबर ये सूत्र याद रखना r ओमेगा होता है। b बराबर कितना होता है? r ओमेगा होता है, ठीक। तो b की जगह हम r ओमेगा यूज कर दें तो f बराबर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा और यहाँ पे r² हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और r से एक r कट जाएगा तो एक r बचेगा, तो ये हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? ये बात समझ में आई? ये किसके पदों में है? कोणीय वेग के पदों में है। ओमेगा क्या है? हाँ, कोणीय वेग के पदों में, कोणीय वेग के पदों में। अच्छा, अब हम ओमेगा की जगह अभी बहुत सारा फंक्शन देखे हैं, उस ओमेगा का हम मान उठा के यहाँ रखें तो और फंक्शन मिलेगा। यह बराबर आवर्तकाल के पदों में इसको ओमेगा को हटाएं तो m r ओमेगा की जगह क्या होता है? 2π/t होता है ना? तो समझ रहे हैं ना? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4π² हो जाएगा, होगा ना? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 4π पहले लिख दें, 4π² ओमेगा का एक हो गया और r ओमेगा rm, समझ में आया? अब हम ये भी किसके पदों में है? आवर्तकाल के पदों में है। किसके पदों में है? आवर्तकाल, t माने आवर्तकाल, आवर्तकाल के पदों में। समझ में आ रहा है? अब चलिए आवृत्ति के पदों में। जब हम t को हटाते थे तो बगल में n आ जाता था, तो f बराबर 4π² rm n, 1/t है तो n² हो जाएगा। समझ में आया? तो ये किसके पदों में हो गया? आवृत्ति के पदों में। क्लियर है? नोट कर लो, ये याद कर डालना किसके पदों में क्या फार्मूला बनता है, ये नोट हो जाना चाहिए और याद हो जाना चाहिए। उसमें ऐसे गोटी बना दी जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि घर्षण जो पृथ्वी है हमारी और टायर के बीच घर्षण उत्पन्न हो। तो जब घर्षण उत्पन्न होगा तो ये हमें क्या करेगा? मतलब घर्षण हमारा जब सीधा चलता है उसमें भी मदद करता है। लेकिन अगर आप गोल में घूम रहे हो, गाड़ी से इसे राउंड में घूम रहे हो, तो जो टायर है वो और जमीन का तल के बीच, टायर और संपर्क में जो जमीन के रहेगा टायर, वहाँ घर्षण बल जो लगेगा वो अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। क्या करेगा? अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। लेकिन इसके अलावा भी अभिकेंद्र बल कैसे मिलेगा? तो इससे मतलब इससे तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा भी मिलता है। तो कैसे मिलता है? क्या हमको करना पड़ता है? तो उसको ये करना पड़ेगा कि जब आप सड़क को बनाइए तो जहाँ से मोड़ आए, जहाँ से सीधे जा रही थी तो सड़क, जहाँ से मोड़ आया तो ऐसे थोड़ी ना ऐसे जाकर ऐसे मुड़ जाओगे, पार ही नहीं मुड़ पाओगे, ऐसे मुड़ पाओगे, तेजी जाओगे से टकरा जाओगे। तो मोड़ पे वृत्ताकार मोड़ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार मोड़ होना चाहिए। देखो ये वृत्त बन रहा है ना, इसका कहीं ना कहीं त्रिज्या होगा। अब जितना बड़ा मोड़ होगा उसके मुड़ने में उतने आसानी होगा, वहाँ एक्सीडेंट कम होगा। लेकिन मोड़ जहाँ पर छोटा होगा वहाँ पर एक्सीडेंट होगा। किसका होगा? जो वेग को नहीं कंट्रोल करेंगे। आराम से निकलिए, वहाँ वेग को घटा लीजिए, क्योंकि त्रिज्या कम है तो आपको वेग को घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए? तो अभिकेंद्र बल ताकि मिल जाए। अभिकेंद्र बल क्या करता है? उसको वृत्तीय मार्ग में चलाने का काम करेगा। तो सीधे जा रहे थे, मोड़ आया, अभिकेंद्र बल चाहिए तभी तो वो मुड़ेगा मोड़ पर। तो अभिकेंद्र बल जो टायर और उसके बीच से मिल रहा था वो पर्याप्त हमारा नहीं था, मोड़ है ना वहाँ, तो अभिकेंद्र बल हमें और चाहिए। तो कैसे चाहिए? इस मोड़ का इस वाले पार्ट की गिट्टी कम डालेंगे,
और इस पे गिट्टी ज़्यादा डाल देंगे तो इधर सड़क ऊंची हो जाएगी और इधर ढाल हो जाएगा। समझ में आया? मोड़ पर ऐसे सड़क रहेगी तो जब हम मुड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि जब हम मुड़ते हैं तो चाहे गाड़ी चलाएं चाहे साइकिल चलाएं, मोड़ के साइड में से झुक जाते हैं। समझ में आया? मोड़ की साइड में क्या करते हैं? झुक जाते हैं। हमारे झुकने से क्या प्राप्त होगा? अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? एक तो झुकने से होगा, दूसरे और किस किस चीज से होगा? वेग पर निर्भर करता और त्रिज्या पर निर्भर करता। तो कैसे निर्भर करता है ये देखते हैं। तो इसमें लिखिए, लिखते चलिए। नंबर 1 को मोड़ पर सड़कों या रेल की पटरियों को अंदर की ओर ढलाव बनाना। अगर ऐसा आप कर देंगे तो अभिकेंद्र बल मिल जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कहते हैं कि जब, अब देखो इसमें क्या लेना होगा, ये तो पहले से हेडिंग से ही पता चल रहा है कि उसको सड़क को ऐसे ऐसे करना है। तो जब सड़क या रेल की पटरी बिछाई जाती है, सड़क बनाई जाती है और रेल की पटरी बिछाई जाती है। जब सड़क बनाई जाती है, यहाँ पूरा सेंटेंस हम लिखे तो बेहतर रहेगा। जब सड़क बनाई जाती है या रेल की पटरी बिछाई जाती है तो क्या करते तो भाई अंदर की ओर ढाल कर देते हैं। अंदर मटेरियल कम डालेंगे और बाहर वाले में मटेरियल ज़्यादा डाल देंगे। पटरी में क्या करेंगे कि नीचे से पटरा रखा जाता है, लकड़ी रखी जाती है, पत्थर रखा जाता है, उसी को पटरी लाक की जाती है। तो यहाँ मटेरियल कम डालेंगे और यहाँ मटेरियल ज़्यादा डाल देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और जब ऐसे ढाल हो जाएगा तो ये नीचे पड़ जाएगी, ये बाहर पड़ जाएगी, जो नीचे दबी रहेगी उधर मुड़ेगी। समझ में आया? तो रेल की पटरी बिछाई जाती है तो अंदर की ओर अंदर वाली पटरी को करते हैं। अंदर वाली पटरी को बाहर वाली पटरी की तुलना में नीचे रखा जाता है ना? ऐसा करने से गाड़ी को मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है। प्राप्त हो जाता है। मिलना माने प्राप्त हो जाना। हो गया। अब जरा हम सोचे कैसे होता है। लिख चुके? अब जरा सोचो, अगर ये सड़क ऐसे प्लेन हो, ना इधर डाउन ना इधर था, कुछ मतलब नहीं, इसका मतलब बराबर है, तो इस पे गाड़ी कैसे रहेगी? ऐसे गाड़ी रहेगी।
थोड़ा गाड़ी बड़ी बना दे। ये गाड़ी हो गई। अब गाड़ी एकदम सीधे है तो इसका द्रव्यमान होगा तो भार नीचे की ओर काम करेगा बोलो mg, और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम करेगा। क्लियर? लेकिन इसके अगर एक छोर, इसका एक छोर के नीचे मटेरियल ज्यादा डाले, गिट्टी ज्यादा डाले, इधर कम, तो ढाल ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा करने से प्रतिक्रिया बल सीधे लंबवत है, तो इस पे प्रतिक्रिया बल जरा देखिए, ये अगर है और इस वाले छोर के नीचे मटेरियल डालेंगे तो ये उठता जाएगा, ये उठता जाएगा, प्रतिक्रिया बल इधर भाग जाएगी। समझ में आया? तो प्रतिक्रिया बल अगर ऐसे भाग रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा पड़ गया, यहाँ मटेरियल कम। ये जमीन के अंदर मटेरियल सब पड़ा है, ऊपर वाला खाली है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। क्लियर हुआ? ढलान उतना है, ढलान का वो कोण पता चल जाएगा। अब कार जो हमारी है वो ऐसे हो जाएगी, कार अब हमारी ऐसे हो जाएगी। अब इसका जो द्रव्यमान वो भार काम कर रहा था वो तो नीचे ही हमेशा काम करेगा, भार हमेशा नीचे काम करता है, कभी भी आप ना कहिएगा तिरछे करता है, इधर करता हुआ। और प्रतिक्रिया बल जो तल रहेगा उसके लंबवत, तो प्रतिक्रिया बल हमने जिसने इसको उठाया था इधर किसके भगे थे ना, तो प्रतिक्रिया बल अब इसके लंबवत, इसके लंबवत, इसके लंबवत ये होगा। तो आर अब यहाँ चला है। क्लियर? अब आर का दो घटक में वियोजित अगर हम करें, एक घटक ये होगा ना। अच्छा, यहाँ से जो ऐसे जा रहा था, यहाँ क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो यहाँ भी तो थीटा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? शीर्षा विमुख कोण पड़े हो कि नहीं? मैं इधर का कोण इधर के कोण के बराबर होता है। तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो घटक होगा वो कोण से लगा हुआ है। ध्यान से देखना, ये एक बल है, एक बल है, इसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक ये होगा और एक ये होगा। अब तब तक में दो घटक कौन कौन होता है? किसी को कहीं दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं तो वो दो घटक कौन कौन होता है? एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्व घटक। तो क्षैतिज घटक कौन होगा और ऊर्ध्व घटक कौन होगा? जहाँ कोण लगा रहेगा, जिस लाइन से कोण लगा रहेगा वो क्षैतिज घटक होगा। अगर हम देखने में सबके दिमाग में क्या रहता है, ऐसे ऊपर या नीचे ऊर्ध्वाधर कहलाता है, तो वो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। और ऐसे या ऐसे क्षैतिज घटक होता है, लोगों के दिमाग में ये रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर अगर हम कोण कह देंगे थीटा तो ई वाला cos थीटा हो जाएगा, और अगर यहाँ पर हम यही कोण बना दें यहाँ पर तो ई वाला cos हो जाएगा। जब ई cos होगा तो साइन हो जाएगा। समझ में आया? तो कोण यहाँ से बना है तो इसका मतलब ई क्या हो जाएगा? r cos थीटा हो जाएगा। क्लियर? और एक इधर लगेगा, ये हो जाएगा r sin थीटा। समझ में आया? r sin थीटा क्या कर रहा है? यही अभिकेंद्र बल माने घर्षण तो इसके इधर लगेगा, देखो ऐसे, तो यही अभिकेंद्र बल ये प्रदान करेगा, r cos थीटा उसके भार को बैलेंस करेगा। देखो सीध में है, करेगा ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि जो r cos थीटा है उसके भार को बैलेंस करता है, ऐसा मतलब अभिकेंद्र बल तो प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम कहें, ऐसा कहें, यहाँ पर लिखें कि गाड़ी पर कार्य करने वाला या गाड़ी पर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल, कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल को किससे डिनोट करते हैं? R से। प्रतिक्रिया बल का दो घटकों में वियोजित करने पर, R के दो घटकों में वियोजित करने पर अब देखिए नंबर एक कौन घटक होगा? क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक को क्या बोलोगे भाई? r cos थीटा। ठीक, यहाँ अब लिखना यह भार
संतुलित करता है। जो हम ऐसे झुकते हैं वो भार को क्या करता है, संतुलित करता है। तो यह भार को संतुलित करता है। तो यहाँ पर इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, आर कास थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के होगा। किसके होगा, mg के। इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। और आर साइन थीटा ऊर्ध्व घटक, नंबर 2 ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक आर साइन थीटा किसको कहते हैं, मतलब अभिकेंद्र बल। यह अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। क्लियर। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे ये रिजल्ट मिला कि ये हो जाएगा आर साइन थीटा बराबर एफ, और यह अभिकेंद्र बल mv² बाई में आर, क्योंकि उसका मोड़ है तो कहीं ना कहीं त्रिज्या है, इस गाड़ी का द्रव्यमान है और इस गाड़ी का चल रही तो वेग है। क्लियर हुआ। तो हाफ mv²/r, तो ये r sin थीटा जो होगा वो समीकरण 2 बना देगा। अब समीकरण 1 में अगर 2 में हम इससे भाग दे दें 1 से, तो sin थीटा वाला पार्ट ऊपर और cos थीटा वाला पार्ट नीचे, तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। पता था। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या बन जाएगा, r sin थीटा बटे में r cos थीटा। ये हमने बाएं पक्ष से भाग दे दिया। अब दायां पक्ष में r sin थीटा वाला का क्या है, mv² बटे में r है, और बटे में r cos थीटा का क्या है, mg है। mg है तो m से m कट गया, कि r नीचे आ गया, तो ये हो गया v² में rg। समझ में आया। और ई r कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। अब कोई पूछे कि मोड़ पे मुड़ने के लिए कितना ढलान रखना चाहिए, तो आप कहिएगा sin थीटा बराबर v²/rg रखना चाहिए। अगर कोई पूछे कि कितने वेग से हमें चलना चाहिए, तो आप वेग का कहिएगा, tan थीटा मालूम रहेगा, तो ये जो वैल्यू रहेगा इसे गुणा कर दीजिएगा, b का इसके अंडर रूट का स्क्वायर कर दीजिएगा। tan थीटा का मान रखोगे, जैसे tan 45 उसका ढाल बनाया गया है, तो यहाँ tan 45 की जगह 1 हो जाएगा, और 1 बराबर v²/rg। r मालूम है त्रिज्या, g अपने पास से रखिएगा 10 या 9.8, तो इच्छा गुणा करिएगा, b मालूम हो जाएगा कि नहीं। तो किस वेग से हमें उस मोड़ पे मुड़ना, हमें इस फार्मूला से a भी मालूम हो जाएगा, अगर हमें ढाल उसका पता हो, ढाल पता हो, उसकी त्रिज्या पता हो। समझ में आया, वेग मालूम हो जाएगा। तो नोट, देखिए ये वृत्त है, ऊर्ध्वाधर वृत्त है। अगर वो कण c से इधर जा रहा, ऐसे जा रहा है, तो अगर वो कण यहाँ पहुंचा तो v वेग से पहुंचा है। अब इस पॉइंट पर v वेग है, तो अब हम ये सोचे कि ये तनाव जो होगा डोरी में, इधर होगा t और भार नीचे की ओर mg, और mg का एक घटक ये हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा mt, और ये अलग डायरेक्शन, ये अलग डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन, तो t माइनस mg cos थीटा। क्लियर। और ये बैलेंस किसको करेगा, mv² में r को अभिकेंद्र बल देगा, तभी तो उसको मूव करेगा। अब सपोज करिए कि वो क्या किया कि हम किसी पॉइंट में t निकाल लें, क्या निकाल लें, t, तो ये हो जाएगा mv² में r माइनस का प्लस हो जाएगा mg cos थीटा। अब हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट किस पर है, यहाँ पर है, तो ta कितना हो जाएगा, अगर हम a कहें ta, तो mv² में r प्लस mg cos 180 अंश हो जाएगा। उसके लिए देखो यहाँ से चलता हुआ जा रहा है ना, तो 180 अंश, और इसका मान कितना हो जाएगा, -1, तो ta बराबर हो जाएगा mv² में r प्लस यहाँ पर mg 180, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा पूरा। अब माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस mg हो जाएगा, और ये mv² में r हो जाएगा, और ये ta उच्चतम बिंदु पर जो डोरी में तनाव होता है वो 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0। अब एक को इधर भेज दे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक को हम इधर भेज दिए तो mg हो गया, और इधर भेज दिए तो mv² में r हो गया। अब दिमाग में आता है कि तो इसको
भेजे हो तो इसका माइनस यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, माइनस यहाँ है, इसको जब इधर देखो तो माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। समझ में आया? अब यहाँ से हम b मालूम करें कि कितना है, b स्क्वायर मालूम करें कि r से इसको पूरा होगा। तो यहाँ से जब r पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा mgr, क्लियर। और यहाँ पर बचा है गुणांक में m, इससे क्या हो जाएगा, m से भाग, तो m से m कैंसिल, b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट gr। ये कहाँ पर मिल रहा है, ये जो b आ रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है, t बिंदु पर, बिंदु a पर, बिंदु a पर, यहाँ पर b a हो जाएगा। तो अब यहाँ से समझना, थोड़ी देर समझना कि बिंदु a पर, बिंदु a पर क्या निकाले, तनाव और वेग, दो चीज मालूम हो गया। a पर तनाव क्या होता है, 0, और वेग कितना होता है, rg, क्लियर हुआ। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ से चलिए कि अगर हम यहाँ P पॉइंट से जहाँ B वेग था और वो चलता हुआ कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट लाना होगा। जब TA यूज करोगे वेग कौन सा लगेगा, TA यूज हो जाएगा, BA, यहाँ पर भी BA, यहाँ पर भी BA, समझ गए। अगर तनाव TA दे रहे हो तो वेग BA होना, तो यहाँ पर आपका BA हो जाएगा, और यही BA क्या हो जाएगा, BA क्रांतिक वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रांतिक वेग हो जाएगा। अब वो किससे भी नोट किया गया उससे मतलब नहीं है, क्रांतिक वेग हो गया, क्रांतिक वेग हो गया, क्लियर हो गया। क्रांतिक वेग कितना हो गया, क्रांतिक वेग बराबर क्या हो गया, अंडर रूट gr या rg भी कोई कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझना कि यहाँ गतिज ऊर्जा से यहाँ से जब यहाँ हम पहुंचे तब हमारी गतिज ऊर्जा जो होगी, थोड़ी देर, गतिज ऊर्जा जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा उससे मिलेगी। क्या मिलेगी, स्थितिज ऊर्जा मिलेगी। अब यहाँ से ऊंचाई कितना ऊंचा था, ये इस पे लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे, लंब। जरा ध्यान से समझना, अगर ये कण है, यहाँ पर कण है तो गोली में तनाव इधर होगा और चला कितना, अभी इसी पे चला है। तो अब अगर ये कण यहाँ चला गया तो चला कितना, ये तो यहाँ चला, लेकिन इस पे देखो कितना चला, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, ठीक। अगर ये कण यहाँ चला गया तो अभी तो वो इसी पे है, अब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ठीक है। लेकिन वो कण यहाँ पहुँच जाए, डोरी यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ। लेकिन अगर ये कण यहाँ पहुँच जाए, डोरी यहाँ पहुँच जाए, तो यह कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो इसी तरीके से यह उसी पर अप डाउन करेगा, क्लियर। तो यहाँ से समझो कि यह यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, तो उसका क्या होगा भाई, r होगा, त्रिज्या उसकी होगी। लेकिन ये इतना क्या होगा, ये इतना कैसे मालूम करेंगे, ये इतना मालूम करेंगे कि इस कोण का ये आधार है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, आधार है, और कोण के दूर वाला जो समझ में पड़ रहा है वो लंब होता है। तो ये आधार कैसे मालूम होगा, समकोण त्रिभुज में आधार कैसे मालूम होगा, अगर कर्ण मालूम हो, कर्ण अगर हम कह दें कि देखो ये दूरी ये भी तो है ही, तो ये भी तो r होगी कि नहीं। तो अगर ये r है तो इसका अगर यहाँ हम कोण थीटा कह दें तो ये लंब हुआ, तो लंब कितना होगा, लंब बराबर होगा कर्ण r गुणे cos कोसाइन थीटा। लंब कितना होता है, कर्ण गुणे साइन थीटा। आधार कितना होता है, कर्ण गुणे, आधार कितना होगा, कर्ण गुणे cos थीटा। समझ में आया। तो ये इसका क्या है, आधार है, और यहाँ क्या है, 90 अंश है, तो इसका ये क्या है, कर्ण है, तो ये इसका आधार है, तो ये क्या मिल गया, r cos थीटा मिल गया। समझ में आया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितनी ऊंचाई तय करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा समझो, यहाँ से बिंदु P से कण को बिंदु A तक जाने में r cos थीटा प्लस r कितनी ऊंचाई चलनी पड़ी, h बराबर इतनी ऊंचाई चलनी पड़ी। जाने पर ऊंचाई कितनी चलनी पड़ी, r प्लस r cos थीटा चलनी पड़ी, क्लियर। अब गतिज ऊर्जा में इसकी क्या हो रही थी, कमी, तो ऊंचाई बढ़ रही थी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, mgh। तो अब
कमी, गतिज ऊर्जा में कमी बराबर किसके होगा? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। बोलो, ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। पढ़ने जाओगे, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। अब ध्यान से समझो, स्थितिज ऊर्जा में कमी कैसे मालूम होगा? यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ होगा हाफ mv²। यहाँ वृद्धि है और माइनस यहाँ पर वेग क्या है? va है। तो यहाँ गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mva²। किसके बराबर? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, चूंकि h बराबर कितना है? r cos थीटा प्लस r। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया हाफ m कॉमन v² माइनस va² बराबर mg। h की जगह क्या लिखते हैं? r cos थीटा प्लस r, है ना? इतना। अब ध्यान से समझिए कि m से तो m कैंसिल हो गया और ये 2 से गुणा हो गया, तो b² माइनस va² बराबर 2 से यहाँ गुणा हो गया 2gr cos थीटा हो गया। क्लियर? प्लस 2gr हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ से va वाला मान मालूम हो चुका है। देखो ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर वाला उठा के रखो gr। ये स्क्वायर इसका हटाओगे, अंडर रूट हटाओगे, इसको स्क्वायर gr। तो यहाँ पर हम रखेंगे b² माइनस gr। क्लियर? बराबर 2gr cos थीटा प्लस 2gr। क्लियर? इसको आगे पीछे कर देने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3gr में जाएगा भाई, cos थीटा में थोड़ी जाएगा, इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3gr और प्लस 2gr cos थीटा। आगे पीछे कर दिया। क्लियर? यहाँ से कॉमन gr निकाला है, तो 2g केवल gr कॉमन कर लो, gr कॉमन कर लो, 3 बच जाएगा, प्लस में 2 बच जाएगा और cos थीटा बच जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या बचा? केवल बचा b²। ये उधर जाके जुड़ गया, तो b² ऐसे है तो b बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट gr। अब इसी को कोई कहे b बराबर अंडर रूट 3 प्लस 2 cos थीटा, और यहाँ हम gr कॉमन कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको कहो और चाहे फैशन में आगे कॉमन लिखने के बजाय पीछे कॉमन लिख लो। क्लियर हुआ? तो वेग अगर आपको कोई पूछे कि ये कण है, इस पे कहाँ पर वेग निकालना था, ध्यान से समझना। नंबर एक यहाँ पर कण पूछे, कण है इस पे C पर, तो यहाँ पर वेग क्या होगा? BC होगा। समझ में आया? कण अभी चला नहीं है, तो कोण क्या होगा? थीटा बराबर 0 अंश होगा, और cos 0 अंश का क्या मतलब होता है? 1। क्लियर? अब इसमें जरा रखिए BC बराबर अंडर रूट 3 प्लस 2 cos 0 अंश। तो cos 0 अंश का मतलब कितना? 1। तो ये 1 हो गया, 1 से 2 में गुणा हुआ 2 और ये जुड़ गया 3 2 5, और इधर क्या लगा है? gr। तो यहाँ हो गया BC बराबर अंडर रूट 5gr। क्लियर हुआ? अब यहाँ से ध्यान से समझना। नंबर दो कि अगर वो कोण कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पहुंच जाए कण B पर, तो वेग क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्लियर? तो b हो जाएगा, तो कोण कितना होगा? यहाँ थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। क्लियर? और cos 90 का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। तब b बराबर क्या होगा? अंडर रूट 3 प्लस 2 और cos 90 और rg। समझ में आया? तो b बराबर क्या मिल जाएगा? 3 0 कट गया, 0 खाली क्या मिलेगा? 3rg। समझ में आया? और ध्यान से समझिए कि
अगर वो कहाँ पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए, तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी पता है ये। तो अब कहीं पर एक वृत्त बना लेना और याद कर डालना, यहाँ पर आरजी वेग होता है, ठीक। यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कितना वेग होता है, यहाँ पर वेग होता है 3rg, 2 से बढ़ गया और 2 से और बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट पर वेग हो जाएगा 5rg। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? समझ में आ गया है? अब तनाव का सूत्र, जैसे ही वेग का सूत्र स्टैंडर्ड मिल गया, उसी तरीके से तनाव का भी सूत्र निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इस वेग वाला जो फार्मूला है, यहाँ पर वेग वाला ये फंक्शन रख दें तो हमें तनाव मिल जाएगा। समीकरण 1 में अगर हम वेग का मान रख दें तो क्या मिल जाएगा? तनाव मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हमें तनाव मालूम करना हो कि किस पॉइंट पर तनाव कितना है, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पर तनाव, इस पॉइंट बी पर तनाव इधर कितना है, तो यहाँ टी बी कहलाएगा। तो चाहे आप यहाँ लिख दीजिए टी बी, ये जो है तनाव वही है, या यहाँ पे टी बी पहले लिख दीजिए, फिर यहाँ टी बी बराबर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर टी, अगर यहाँ पर ए है तो टी ए कितना होगा, यहाँ पर आप टी ए लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे सी है तो टी सी कितना होगा, यहाँ टी सी बराबर लिख दीजिएगा। अभी हम निकालेंगे फिर वहाँ पे दिखाएंगे। पहले स्टैंडर्ड क्या, जैसे वेग का स्टैंडर्ड कैसे आया है, उसी तरीके से तनाव का भी स्टैंडर्ड आएगा। तो स्टैंडर्ड फार्मूला कैसे निकलेगा इसका तनाव का, तो यहाँ टी बराबर m/r और बी स्क्वायर का मान, अगर बी स्क्वायर में करेंगे, इसको स्क्वायर में करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 cos थीटा और जी आर प्लस mg cos थीटा। ये तो हमने क्या किया, b का जो मान था वो समीकरण 1 में रख दिया। b का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए t बराबर, अगर हम इससे गुणा यहाँ कर दें तो एक r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m 3m यहाँ, और अभी g बचेगा, g इधर से आ जाएगा, और प्लस ये mr जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से r अंदर आएगा, तो r कट जाएगा, बचेगा 2mg cos थीटा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, या आप डायरेक्ट ऐसे r काट दें तब भी हो जाएगा। तो ये 3m और इधर से g, 3mg, फिर ये r इससे कट गया है, चलिए ऐसे ही सोच लो कि r यहाँ से इसका कट गया, 3m यहाँ से g, 3mg प्लस m इधर से g इधर से 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा। अब यहाँ से देखिए ये 2mg और mg कितना हो जाएगा, 3mg cos थीटा, और यहाँ पर अभी बचा है 3mg, तो यहाँ से अब क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 3mg कॉमन हो जाएगा, तो 3mg कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। अब ये हो गया टी का स्टैंडर्ड फार्मूला। अब यहाँ से बात आई कि जब वो यहाँ से चलना चालू करेगा तो यहाँ कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या होगा, टी सी बराबर क्या होगा, यहाँ पर जो तनाव है वो इसके इसी वाले फार्मूले में यहाँ कास का वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3mg 1 + cos 0। तो अब ये पहला पॉइंट अगर हम मान के चलें, टीसी को हम निकाल रहे हैं, पहला पॉइंट टीसी, तो ये हो गया 0, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये टीसी बराबर हो जाएगा 3mg, यहाँ से गुणा हो गया, तो ये हो गया टीसी बराबर 3mg। तो यहाँ पे और कुछ होना चाहिए, 2 1 3 mg,
चलिए देखिए, यहाँ पर हो गया 1 और एक 1 इसका, तो 1 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ ब्रैकेट में हो गया 2, 2 तियाँ 6 mg हो गया। अब यहाँ पर आपको मिल गया ना, यहाँ पर तनाव कितना है 6 mg। अब चलिए, एक तो TC मालूम हो गया 6 mg। अब चलिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना कोण बन जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पर नंबर 2 की बात करिए कि कितना होगा, थीटा बराबर TB निकालना है, तो थीटा बराबर कितना दिया है 90 अंश। तो TB बराबर 3 mg 1 प्लस cos 90। तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 हो गया। अभी 3 mg बच गया, 3 mg बच गया, इसमें गुणा हो गया, इसमें जीरो का कोई मतलब नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। TB मालूम हो गया। अब चलिए यहाँ, तो जब यहाँ पहुँचेंगे यहाँ से, तो जब नीचे से यहाँ पहुँचेंगे तो 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो यहाँ से TA बराबर हो जाएगा 3 mg, ये वाला फार्मूला जो निकला है T का 3 mg 1 प्लस कास 180 अंश। तो चूंकि कास 180 अंश का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो ये हो जाएगा T, ये तीसरी पोजीशन है, तो TA बराबर 3 mg और ये ब्रैकेट में 1 -1, तो ये हो गया 0 गुणे 3 mg, तो क्या हो जाएगा TA बराबर 0 हो जाएगा, TA बराबर 0। तो उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 होता है, उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 होता है। और यहाँ पर कितना होता है 3 mg होता है, और नीचे कितना होता है 6 mg होता है। तो ये तनाव निकालने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये बेग निकालने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो पहले हमने बेग निकाला, फिर बेग का वैल्यू समीकरण 1 में रख करके तनाव निकाल दिया। आज की टॉपिक यहीं पर, उसके बाद फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।